दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले वादा किया था कि चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका पंजाब के बजाय दिल्ली में बड़ा असर हो गया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आईं, जिनकी पुलिस से धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पुलिस के लगाए बैरिकेड हटाकर प्रदर्शन कर रही महिलाएं आगे बढ़ गईं और पुलिस वाले लाचार दिखने लगे। हाथों से महिलाओं का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शन के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी थीं और सुरक्षा में महिला पुलिस नहीं थी, इसलिए प्रदर्शनकारी बेरोक आगे बढ़ते दिखे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद महिलाओं ने सड़क पर ही बैठकर नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में महिलाओं की पेंशन तक नहीं दे पा रही। इसी का गुस्सा उतारने प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क पर आ गईं। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है ये बढ़ने की कोशिश कर रही है महिला कार्यकर्ता। पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने मोगा में हुई एक रैली में किया था। सौभाग्य की बात यह कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनने पर 18 साल से अधिक की उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया है और यह रकम विधवा या दिव्यांग पेंशन पा रही महिलाओं को भी मिलेगी। यह बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 2 दिन पहले कही थी, जिस पर दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा ने उनको घेर लिया, जिन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में तो महिलाओं को विधवा पेंशन तक नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक के बयान के बाद छिड़ी सियासी जंग गांधीगिरी तक पहुंच गई। कुछ दिनों पहले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने पर उनके घुटने तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने रामधुन गाते हुए उनके घर जाने का ऐलान कर दिया। और जब दिग्विजय के पहुंचने का वक्त करीब आया तो रामेश्वर शर्मा अपने घर के बाहर पूरी तैयारी के साथ रामधुनी जमाकर बैठ गए। एक तरफ रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ ही रामधुन गाने वाली मंडली और कई साधु संतों के साथ दिग्विजय सिंह के स्वागत में बैठ गए, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टोली के साथ रामेश्वर शर्मा के घर जाने की तैयारी करते दिखे। अपने ऐलान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिग्विजय सिंह बापू की मूर्ति के पास जमा हुए और वहां बापू का सबसे प्रिय भजन गाने लगे। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी अंदाज में रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन ज़बां पर रामधुन और बापू का प्रिय भजन होने के बावजूद प्रशासन को दोनों तरफ से छिड़े घमासान के सियासी होने को लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहा, इसलिए दोनों तरफ की हलचल पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर बनी रही। और रामेश्वर शर्मा जहां रामधुनी रमाए बैठे थे, उसके बाहर पुलिस ने पहरा सख्त कर दिया। पुलिस ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर को छावनी में बदल दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह को चुनौती देने वाले रामेश्वर शर्मा ने ऐलान किया कि राम को नहीं मानने वाले कांग्रेस के नेता अगर वहां आते हैं तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। लंकापति रावण भी अगर राम के शरण में आता तो राम उसको स्वीकार करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी हैं। कुछ यही अंदाज दिग्विजय सिंह का नजर आया, जिन्होंने राम और बापू के रास्ते पर चलते हुए बीजेपी को जवाब देने का दावा किया। हमारा विरोध विचारधारा का है, जो हिंसा फैलाएगा हम उसका विरोध अहिंसा से करेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह उस बयान की याद दिलाना नहीं भूले, जिससे न केवल विवाद शुरू हुआ था, बल्कि वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। आखिरकार एक सियासी बयान से शुरू हुआ विवाद सियासी कार्यक्रमों की शक्ल लेकर खत्म हो गया। पुलिस ने रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया। सौभाग्य की बात यह कि भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा विवादित बयानों के लिए पहले से मशहूर हैं, जिन्होंने इस बार कांग्रेस के नेताओं के घुटने तोड़ने का बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम भी ले लिया और दिग्विजय सिंह ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिसके बाद विधायक के घर पर राम के भजन और चौराहे पर महात्मा गांधी की रामधुन का जवाबी मुकाबला शुरू हो गया। नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले न्यूज 18 की टीम इस पनडुब्बी पर पहुंची, जो नौसेना के ऑपरेशन 75 का हिस्सा है। पूरी तरह से देश में बनी ये सबमरीन नौसेना के लिए एक अचूक हथियार साबित हो सकती है। भारतीय नौसेना लगातार अपने अदृश्य हथियार को बढ़ा रही है, तो ये चिंता की बात है पाकिस्तान और चाइना के लिए। लंबे वक्त से नौसेना के जवान और अफसर इस सबमरीन के ट्रायल से जुड़े हुए थे, जिनका दावा है कि सबमरीन बेजोड़ है। बहुत ही सारे एडवांस वेपन्स और सेंसर इसमें फिटेड है, तो इसके ट्रायल्स के दौरान और हमें ये पता चला कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इससे पहले भारत में बनी सबमरीन के कई पुर्जे विदेशी तकनीक पर आधारित थे, लेकिन आईएनएस वेला के छोटे छोटे कल पुर्जे भी स्वदेशी हैं।
काफ़ी सारी चीज़ें इस बार इस सबमरीन में इंटरनाइज हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बैटरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम और भी काफ़ी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं। नौसेना को इस तरह की 6 सबमरीन मिलनी थी, जिनमें आईएनएस वेला के बाद 2 सबमरीन और दी जानी है, जिसके बाद ऑपरेशन 75 पूरा हो जाएगा। लेकिन आईएनएस वेला अब तक की सबसे खतरनाक सबमरीन मानी जा रही है, जो 75 मीटर लंबी है और इसका वजन 1500 टन से भी ज्यादा है। एक बार पानी में उतरने के बाद यह सबमरीन 55 दिन तक समंदर में रह सकती है और बिना रुके 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। पानी के नीचे रहते हुए इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रह सकती है। दुश्मन के लिए यह सबमरीन सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह दुश्मन के जहाज या सबमरीन को टॉर्पीडो ही नहीं बल्कि मिसाइल से भी निशाना बना सकती है। मिसाइल भी ऐसी जो केवल पानी के अंदर ही नहीं बल्कि हवा में उड़ रहे दुश्मन के किसी जेट को भी ढेर कर सकती है। सबसे आधुनिक है आईएनएस वेला पर लगा सोनार सिस्टम, जो दुश्मन की किसी भी हलचल की जानकारी काफी पहले नौसेना को दे देगा। इतना ही नहीं, समंदर के अंदर लैंडमाइन का जाल बिछाने में भी आईएनएस वेला को बेजोड़ बताया जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि चीन अपनी नौसेना की ताकत तो लगातार बढ़ा ही रहा है, वो पाकिस्तान को भी युद्धपोत और पनडुब्बियां दे रहा है और हिंद महासागर में इस दो तरफा चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना कम से कम 170 युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैनात करने के मिशन में जुटी है, जिसकी दिशा में आईएनएस वेला पनडुब्बी एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह पनडुब्बी दुश्मन को चकमा देने वाली स्टेल्थ तकनीक से बनी है और ऐसी ही 2 और पनडुब्बियां अगले 2 से 3 साल में नौसेना में शामिल हो जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लगी कई पाबंदियां अगले हफ्ते से खत्म हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से बंद किए गए दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 29 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर भी उसी दिन से खुल जाएंगे और दिल्ली सरकार ने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया था। इसके अलावा 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा बाकी कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इस नियम से छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के सामने तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हंगामा किया। दिलीप घोष बीजेपी के कई नेताओं के साथ बर्नपुर बस स्टैंड के पास चाय पर चर्चा करने पहुंचे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही उनका काफिला निकला, सड़क के किनारे इंतजार कर रहे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि दिलीप घोष ने विरोध करने वालों को देखकर जैसे ही गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे किया, नारेबाजी करने वालों में एक ने उनसे हाथ मिलाया और उसके बाद नारेबाजी तेज हो गई। टीएमसी समर्थकों की नारेबाजी से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध करने वालों के सामने आकर उन्होंने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों दलों के समर्थकों के आमने सामने आने से कुछ देर के लिए सड़क बंद हो गई, जिसके बाद बीच बचाव के लिए सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल अपने समर्थकों के बीच पहुंची और माहौल को शांत करने की कोशिश करने लगी। बीजेपी नेताओं के चले जाने के बावजूद कुछ देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही। सौभाग्य की बात है कि आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों की भिड़ंत की जड़ें त्रिपुरा से जुड़ी हैं, जहां कुछ दिन पहले टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष शाइनी घोष को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण सीट पर बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने हराया था। और बर्नपुर कस्बा उसी इलाके में आता है जहां दिलीप घोष के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खेला होबे का नारा लगाया, जिसे अग्निमित्रा पॉल ने राजनीतिक गुंडागर्दी करार दिया। जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी संगठन टीआरएफ के 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ यह मुठभेड़ श्रीनगर के रामबाग इलाके में हुई, जहां आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। इलाके के चप्पे चप्पे को छाना गया ताकि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। इस अभियान से पहले पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को खुफिया खबर मिली कि एक कार में सवार होकर 3 आतंकी इलाके से गुजरने वाले हैं। इसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। कुछ देर में कार में सवार तीनों आतंकी वहां पहुंचे तो जवानों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर रामबाग इलाके में सुरक्षा बल की उन आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि वो एक गाड़ी में थे और पूरा उनको जो है पीछा कर रही थी पुलिस और सीआरपीएफ। इस मुठभेड़ में जो 3 आतंकी मारे गए उनमें टीआरएफ का एक टॉप कमांडर भी शामिल है। सौभाग्य की बात यह कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्या के पीछे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के जिन आतंकियों का हाथ था, उनमें श्रीनगर के मेहरान और कुलगाम के बासित नाम के आतंकी की तलाश सुरक्षा बल के जवान पिछले 1.5 महीने से कर रहे थे।
जिन्हें श्रीनगर में लाल चौक और एयरपोर्ट के बीच रामबाग इलाके में दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बीमार होने के बावजूद लालू प्रसाद एक खुली गाड़ी चलाते दिखे, जिसमें उनका पुराना अंदाज नजर आया। बताया गया कि सफेद रंग की ये गाड़ी पुरानी तो है ही, साथ ही ये लालू प्रसाद की पहली गाड़ी भी है, जिसे कुछ दिनों पहले ही ठीक करवाया गया। इस गाड़ी में बैठने के बाद लालू ने पहले रिवर्स गियर लगाया और फिर अपने घर 10 सर्कुलर रोड के अहाते से बाहर निकलने लगे। तभी उनके आसपास मौजूद लोग उन्हें संभलकर गाड़ी चलाने की सलाह देते सुनाई पड़े। गाड़ी जैसे ही बाहर निकली, कई समर्थक उस पर सवार हो गए। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के सुरक्षाकर्मी गाड़ी के साथ साथ पैदल ही चलने लगे। दिल और किडनी के मरीज लालू प्रसाद को ड्राइविंग सीट पर बैठा देख सड़क से गुजरने वाले हैरान रह गए। गाड़ी से आसपास का एक चक्कर लगाने के बाद लालू प्रसाद घर लौट आए, जिसके बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में आरजेडी अध्यक्ष ने इस अनुभव का जिक्र पार्टी के एक कार्यक्रम में किया और कुछ पुरानी यादें भी साझा की। कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। लालू यादव ने गाड़ी चलाकर अपने पुराने दिनों को याद किया, लेकिन उनकी सेहत अब वैसी नहीं रही। ये उनके भाषण से भी जाहिर हुआ। सौभाग्य की बात है कि लालू यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 1977 में छपरा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर की थी, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी पारी 1980 में सोनपुर सीट से विधायक के तौर पर शुरू हुई थी और विधायक बनने के बाद ही उन्होंने ये जीप खरीदी थी, जिसे खुद चलाकर उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि वो 5 साल बाद बिहार की राजनीति में फिर से पुराने तेवर में लौट आए। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया। राजस्थान के पाली जिले के बाद जयपुर में भी कई पक्षी बर्ड फ्लू का शिकार हो गए। बताया गया कि जयपुर के सांभर झील इलाके में बर्ड फ्लू की वजह से अब तक 60 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है और वहां रह रहे सैकड़ों पक्षियों पर इस बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कई टीमों का गठन कर दिया। जयपुर से पहले जोधपुर और पाली जिले में भी कई पक्षी बर्ड फ्लू का शिकार हो चुके हैं। अब मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सभी जिलों को जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी के मामले पर घमासान छिड़ गया। परीक्षा के नतीजों के विरोध में उम्मीदवारों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी ने भी उनका साथ दिया। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया और पुलिस प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के पीछे लाठियां लेकर दौड़ती नजर आई। पुलिस ने लाठियों के बल पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो उनकी भीड़ तितर-बितर हो गई। हंगामे के बीच कुछ उम्मीदवार सड़क पर बैठ गए, जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन में उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे बीजेपी विधायकों और नेताओं को भी नहीं बख्शा। दर्द अभी हम लोगों को हो रहा है, लेकिन 3 साल के बाद यह दर्द हेमंत सोरेन जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। झारखंड पीएससी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल से नाराज बीजेपी राज्य सरकार पर जमकर बरसी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह बौड़ाई हुई सरकार है। इससे पहले प्रदर्शनकारी उम्मीदवार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने जुटे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। दावा किया गया कि उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की तरफ से चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन आरोप है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सौभाग्य की बात यह कि झारखंड में लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को हुई थी, जिसके नतीजे आते ही आरोप लगा कि पास होने वालों में लोहरदगा और साहिबगंज जिलों में परीक्षा देने वालों की भरमार है और एक ही परीक्षा केंद्र के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के पास होने का मतलब यह निकाला गया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिस पर बवाल हुआ तो राज्यपाल ने भी झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब कर लिया, जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर सभी सवालों का जवाब देने का भरोसा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकातों का दौर जारी है, जिसमें अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात भी जुड़ गई, जिसके बाद अटकलें लगीं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच हाल के दिनों में हुई यह तीसरी मुलाकात है। हालांकि संजय सिंह ने साफ कर दिया कि इस मुलाकात में सीटों के समझौते पर कोई बात नहीं हुई। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर भी कोई बात नहीं की। संजय सिंह से पहले अखिलेश यादव की अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल से भी बात हुई। कृष्णा पटेल ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी उन्हें 20 से 25 सीटें देने पर राजी हुई है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा।